नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। बदलते मौसम के साथ लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है उनकी परेशानी का कारण बनती है और इस समय कोरोना का समय चल रहा है। ऐसे में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये नॉर्मल उन्हें वायरल फीवर है या फिर वो कोरोना से ग्रस्त हो गए हैं। इस बारे में कैसे उनके बीच डिफरेंट करें, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीके सिंह है, जो हमें इस बारे में विस्तार से बताएंगे कि आप दोनों में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर पीके सिंह का प्रभात खबर की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। इस बदलते मौसम में गले का इन्फेक्शन जो है लोगों को बहुत परेशान करता है और दूसरा जो है कोरोना का जो एक सिम्टम है उसमें भी गले का इन्फेक्शन एक है। तो दोनों में कैसे फ़र्क करें और इससे मतलब कैसे क्या सावधानी बरतें कि वो इससे बच सकते हैं? अच्छा सवाल आपने किया। अभी जो कोरोना काल से हम लोग गुजर रहे हैं, पैंडेमिक कोरोना चल रहा है, वेव 2 अभी जस्ट कम हुआ है और आगे आने की वेव 3 आने की संभावना है। सभी लोग काफ़ी इस मामले में सशंकित हैं और इस बदलते मौसम में खास करके मानसून के वेदर में सबसे बड़ी समस्या है कि लोग भीगते हैं। टेम्परेचर का बड़ा उतार चढ़ाव चलता है और हवाएं भी चलती हैं, तो इसमें लोगों के जो इम्यूनिटी सिस्टम है उस पर तो पहले से असर है, तो उनकी एक्सपोजर रेट बढ़ जाती है। कहने का मतलब उनको वायरल फीवर, मौसमी बीमारी, गले की सर्दी, खांसी, जुकाम और कान में दर्द, माथे में दर्द, पूरे बदन में दर्द, हल्का बुखार, ये सारे लक्षण वाले बीमारी आम हैं अभी। तो इसमें लोगों को संदेह जाहिर होता है कि ये कहीं ये कोरोना तो नहीं है, क्योंकि हम इतने सशंकित हैं कि हमें ये पता नहीं चलता है कि कहीं कोरोना तो नहीं है। ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कोरोना की बीमारी में बुखार आता है और बुखार रहता भी है, लेकिन बुखार 101-102 के लगभग रहता है और माथे में दर्द उसमें भी होता है, गले में खराश उसमें भी होता है और भी परेशानियां, कभी कभी पेट, डायरिया, ये सारे भी लक्षण उसमें आते हैं और मौसमी बीमारियों में भी डायरिया होती है, ये बड़ा कॉमन है। तो हमें इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अपने निकटतम चिकित्सक या डॉक्टर से संपर्क में रहें और कोई भी चीज़ होने से, ऐसी बात होने से उनसे ज़रूर राय मशवरा ले लें। हो सकता है कि कोरोना की एक छोटी सी जांच आपको मदद कर दे और आपके मानसिक परेशानी को ये बिल्कुल दूर कर दे। तो एक स्वाब टेस्ट होता है जिसमें RT-PCR बहुत ही कंफर्म टेस्ट है, जिसमें हम लोग इस बीमारी को डायग्नोज कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली उसके समस्या का समाधान हम लोग तुरंत कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आम लोगों के बीच में ये समस्या अभी आ रही है, लेकिन अभी जितने लोग हैं वो टीका ले चुके हैं और जिनकी टीकाकरण कंप्लीट हो चुकी है, एक या दोनों, तो उनको डरने की उतनी ज़रूरत नहीं है। काहे कि अगर उन्हें कोरोना होगा भी तो टेस्ट में अगर नहीं भी पकड़ाया, मान लीजिए कोरोना हो भी जा रहा है, तो उनके सिम्टम ही रहेंगे, ज़्यादा उनकी तकलीफ़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बचाव का तरीका है कि आप पहले तो अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएं, खान पान पर ध्यान दें, बरसात में भीगें नहीं, बेवजह आप अधिक मौसम के आनंद को लें, लेकिन उसमें थोड़ा बचाव करते रहें, गर्म चीज़ का सेवन करते रहें, हो सके तो गलाला करें, गार्गल करें, गर्म पानी नमक की भी गार्गल कर सकते हैं। और थोड़ी भी अगर संदेह हो, बुखार आती हो या आपको गले की खराश होती हो, तो गार्गल तो तुरंत शुरू कर दें और डॉक्टर से संपर्क करें। अभी कोरोना तो एक खतरा है ही, दूसरा ब्लैक फंगस और येलो फंगस से भी लोग डरे हुए हैं, तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, इस बारे में प्लीज़ आप बताएं। जी, तो ये जो ब्लैक फंगस एक बीमारी अभी जो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, उसके लिए जो जिम्मेवार फंगस है उसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोर जो है एक तरह का काला फफूंदी है या मोल्ड कह सकते हैं, जो श्वास के रास्ते से शरीर के अंदर विभिन्न भागों में प्रवेश करता है। इसके स्पोर्स वातावरण में मौजूद होते हैं और जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है उनमें ये प्रकोप डालते हैं और नाक के रास्ते से, साइनस से होते हुए
ये कभी कभी तेज़ी से बढ़ते हैं और ब्रेन की तरफ भी जाते हैं, जिसको हम लोग राइनो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से बताते हैं। कभी कभी ये म्यूकोर ऐसा है कि अगर बॉडी रेजिस्टेंस बहुत लो हो गया या बहुत डायबिटिक है, या जिनका इलाज हम लोग ने कोविड का इलाज के दौरान या कोविड से रिकवरी के दौरान जब वो रिकवर कर रहे हों या डिस्चार्ज भी हो गए हों, उन सब मरीजों को बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। उनके ब्लड शुगर, उनके दवाएं, उनका रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, उनकी देखभाल, ये सारे को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, ताकि उनको फंगस की जरा भी तकलीफ़ मालूम हो तो तुरंत हम लोग उसका इलाज कर सकें। चूँकि ये ब्लैक फंगस इतनी तेज़ी से फैलता है कि ये एक बार अंदर जाने के बाद नेज़ल कैविटी के डिफरेंट साइनस से होते हुए और ऑप्थेल्मिक एरिया माने ऑर्बिट का जो आँख का पार्ट है वहाँ, और ये जो जॉ है उसको, दांत को, प्लस ये धीरे धीरे अंदर में सेरेब्रल एरिया में भी प्रवेश करने की कोशिश करता है। एक तरह का ये गैंग्रीन पैदा करता है, ताकि उस एरिया की जो सप्लाई है उसको ये ऑक्लूड कर देता है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस, ब्लॉकेज, हाइफीमिया। तो ये सारे सिम्टम्स लेके आता है। तो इसमें समझना ये है कि पहला सिम्टम क्या होगा। तो पहले तो जो कोविड से ग्रसित हैं या कोविड जिनको हो चुका है और जिनकी डायबिटीज़ है और इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है, उन लोगों को हमें बहुत सावधान रखना है। उन लोग का जो वातावरण है घर का, वो वेंटिलेशन बहुत होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन, बंद कमरा नहीं होना चाहिए। एसी भी अगर चलाते हो तो केवल वो वेंटिलेशन वाला चलाएं, टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं रखें, ह्यूमिडिटी नहीं रखें, और खुला जगह में रहें। मट्टी, धूल, गर्दा से बचना है। और उनका पहला सिम्टम ये होना चाहिए कि उनको माथा में दर्द होगा, हेडेक। दूसरा ये होगा कि उनकी नाक से कुछ स्राव आना शुरू होगा, नाक से कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, और ब्लड के साथ ब्लड मटमैला भी हो सकता है, और कभी कभी काला भी हो सकता है, और कभी लाल भी हो सकता है। और कहीं कहीं लाल या काले धब्बे स्किन के ऊपर में आ सकते हैं, और तालू जो जबड़ा का पार्ट है उसमें भी काला स्कार बन सकते हैं, सूजन आ सकती हैं, नाक ब्लॉक हो जाएगा, नाक से सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे, ऐसा सिम्टम हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इसमें तकलीफ़ होती है कि दांत लूज़ हो जाते हैं ऊपर के, और देखने में, दृष्टि में भी कभी कभी एक की जगह दो दिखने लगते हैं। आँख की मूवमेंट अफेक्ट हो जाती हैं जब ये फंगस आँख की तरफ ग्रो करते हैं। तो ये मोटा मोटी सिम्टम्स जो है, यदि आपको प्रकट हो रहे हों तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, अस्पताल में दिखा लें। और इसका इलाज थोड़ा डिफ़िकल्ट है। पूरे भारत में अभी तक करीब 45,000 पेशेंट ये पोस्ट कोविड या म्यूकोरमाइकोसिस के डिक्लेयर हुए हैं। उसमें से जो डेथ रेट है वो काफ़ी हाई है। इसमें करीब हमें 4300 लोगों का डेथ हुआ है इसमें। क्योंकि ये इसकी डेथ रेट इसलिए ज़्यादा है कि ये जो अंदर फैलते हैं, जब ये सेरेब्रल एरिया में चले जाते हैं, वहाँ जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो उससे बचाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और बाकी डिस्ट्रक्टिव है, चूँकि ये डिस्ट्रक्शन करते हैं उस एरिया का, लाइफ या उस तरह का वाइटलिटी वहाँ का ख़त्म हो जाता है, तो उस पार्ट को हटाना पड़ता है। तो एक तरह का म्यूटिलेटिंग सर्जरी, म्यूटिलिटी मतलब वो अंग भंग कर देता है। जैसे नाक के टर्मिनेट को हटाना पड़ेगा, साइनस को खोलना पड़ेगा, अंदर भी और भी सर्जरी करनी पड़ेगी। कभी कभी आँख भी अंधापन हो जाता है, उसमें भी आँख को हटाना पड़ जाता है। तो ये सारे डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ उसकी होती है, और रिज़ल्ट करीब अच्छा नहीं है, प्रोग्नोसिस थोड़ा ख़राब है उसका। तो इसमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और आपने बताया येलो फंगस, तो येलो फंगस जनरली वो जीआईटी को अफेक्ट करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एरिया में ज़्यादा अफेक्ट करता है, मल्टीपल परफोरेशन करता है। तो ये एक एस्परजिलोसिस जो ज़्यादा कॉमन है, ये भी एक तरह का फंगस है जो कॉमन है। प्लस बॉडी रेजिस्टेंस जब भी लो होता है किसी भी पेशेंट का, तो उन्हें फंगल इन्फेक्शन बड़ा कॉमन होता है। तो स्टोमेटाइटिस ये सब ज़्यादा कॉमन चीज़ है। और ओरल कैंडिडियासिस एक बीमारी, वो भी फंगस है, वो उजला दूधिया रंग का उसका फंगस का ग्रोथ होता है। ये सारे मुंह में होते हैं, ये सब लक्षण पहले आते हैं, और ये काफ़ी क्यूरेबल है।
तो घबराने की बात नहीं है। ये सब जो हम लोग को जो फंगस आपने बताया, तो ये सब के ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो जाते हैं। केवल बॉडी रेजिस्टेंस आदमी को अधिक रखना है और तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी है, तो इससे फ़ायदा हो सकता है। हाँ, लेकिन ये बीमारी थोड़ी कठिन है, इसका तुरंत इलाज भी कराना चाहिए। कभी कभी दवा के अनुपलब्धता भी इसमें एक बड़ा कारण है, जिसमें कि वो दवा अभी भारत में बहुत कम जगहों पर बना है और सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी राज्य सरकार दवा को उपलब्ध कराने की काफ़ी कोशिश की है। दवा महंगी भी है और लंबे समय तक, करीब 6 सप्ताह से लेके 1 डेढ़ 3 महीना 6 महीना तक दवाएं चलती हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है ब्लैक फंगस के बारे में। मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा सावधानी रखें। और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये वाले पेशेंट, चला कि जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हो उनके पेशेंट, या जो HIV या और भी तरह के डिफिशिएंसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो, उनको बहुत सावधानी रखना है। और जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके लिए बड़ी सावधानी रखनी है, उनको बहुत ही देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से अगर ये सब मरीज़ हैं तो पहले हम लोग कॉशन के रूप में उनके सारे लोगों को सावधानी बता दें। और वेंटिलेशन, धूप का बहुत ज़रूरत है। पूरे घर में वातावरण शुद्ध होना चाहिए, हवाएं शुद्ध होनी चाहिए, बाहर से जो धूल गर्द आता है उससे बचना चाहिए। प्लस अगर थोड़ी भी तकलीफ़ लगे, माथे में दर्द हो, कहीं काला चकत्ता या निशान जैसा लगे, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह आप ले सकते हैं। ये जो ब्लैक फंगस और येलो फंगस है, ये किन मरीज़ों में ज़्यादा देखने को मिलता है? ये ऐसा है कि जो जिन्हें कोरोना हुआ है उन्हें होगा, या फिर जो नॉर्मल जो लोग हैं उन्हें भी हो सकता है? नहीं, जो कोरोना ग्रसित हो गए, जो एक्टिव पेशेंट हैं, जिनकी बीमारी चल रही है, उनमें भी हो सकता है। उस बीमारी के दौरान ये ज़्यादा हो सकता है, या वो अभी एक्टिव नहीं है, बीमारी अभी रुक गई है और अभी इनएक्टिव स्टेज में है, उस समय इनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, उस समय भी हो सकती है। और जब डिस्चार्ज होकर ये घर चले जाते हैं, रिकवरी स्टेज क्रॉस करके, और घर में भी हैं, तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अभी भी कमज़ोर है, तो उस समय भी उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है कोविड का। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम डिजीज़ प्रोसेस जो है लंबा चलता है। तो कोविड होना, कोविड से रिकवर करना, और कोविड के बाद भी जब आप डिस्चार्ज हो गए तब भी 3 महीना तक आपको पूरी सावधानी और इस पर ध्यान देना है कि कोई ऐसी तकलीफ़ आपको तो नहीं है जिसमें माथा में दर्द हो, नाक बंद हो रहा हो, जुकाम हो रहा हो, किसी नाक से पानी आ रहा हो, या किसी तरह का स्राव आ रहा हो, या काला कहीं धब्बा बन गया, पैच बन गया। तो ये सब यदि दांत लूज़ हो गया, या विज़न में डबल विज़न शुरू हो गया, एक साइड का हल्का नमनेस आ गया, सूजन आ गया, और नमनेस मतलब वहाँ पर सेंसेशन थोड़ा अल्टर्ड हो जाएगा, तो ये सब सावधानी ध्यान देने से आप उसको जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं। तो उन सभी मरीजों को मेरा कहना है कि आप सभी 3 महीने तक बड़ी कॉशियस रहें और अपने शरीर के सभी अंग को, विशेषकर नाक, कान, गला को ध्यान में रखते हुए इस बात को ध्यान दें कि अगर इस तरह की कोई भी तकलीफ़ होती है तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। दूसरा, लोग जानना चाहते हैं कि बीटाडीन गार्गल जो है वो कितना फ़ायदेमंद होता है, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, किस समय लेना चाहिए? लोगों को इसको लेकर कई तरह से वो कंफ्यूज हैं, तो आप इस बारे में बताएं। बीटाडीन एक तरह का पोविडीन आयोडीन है, और ये सॉल्यूशन गार्गल के लिए बहुत ही अच्छा है, चूँकि इसका जो मेन रोल है वो एंटीसेप्टिक है। मतलब ये वैज्ञानिक रूप से ये दवा पानी में मिलाने के बाद इसके जो सॉल्यूशन बनती है, उसको अगर हम ओरल कैविटी या माउथ कैविटी में ले जा करके गलाला करते हैं, तो लोकल जो एरिया में जो भी तरह का जर्म्स है या बैक्टीरिया है या कोई भी तरह का बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी है, तो उसको ये मार सकता है। इसकी एक कैपेसिटी है। तो बीटाडीन भी वही सॉल्यूशन है, और इसका यूज़ करना चाहिए। कम से कम दिन भर में 2 बार करें, एक बार सुबह और एक बार सोने के टाइम में गलाला करें। नॉर्मल पानी से में भी कर सकते हैं, या हल्का गुनगुना पानी हो तो असर ज़्यादा अच्छा करेगा। तो मेरा कहना है कि ये गार्गल अच्छा है, और दिन भर में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। गुनगुना पानी से यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। मौसम के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इससे प्रोटेक्शन ही मिलेगा और ये फ़ायदा करता है।
जी, अगर मान लीजिए किन्हीं के पास भी आयोडीन नहीं है, पोविडीन नहीं है, या मान लीजिए कोई और सॉल्यूशन है, कोई भी एंटीसेप्टिक गार्गल नहीं है, तो गुनगुना पानी में नमक मिलाने से, उसमें नमक की मात्रा थोड़ी मिलाना है ताकि वो खारा हो जाए जी, और वो गर्म पानी से गलाला करेंगे तो वो आपको सूदिंग इफेक्ट डालेगा और वो एक तरह का सूजन को कम करेगा और लोकल एंटीसेप्टिक का भी काम करेगा। अधिक नमकीन पानी जो है सो बैक्टीरिया को भी, वो जर्म्स को भी थोड़ा वहाँ से हटा देता है और वो कंट्रोल करता है और सूदिंग इफेक्ट डालता है, बॉडी को अच्छा रखता है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पानी शुद्ध होना चाहिए, नमक शुद्ध होना चाहिए, ये 2 चीज़ पर ध्यान देना है और इसको कभी भी कर सकते हैं, जब आपका दिल करे आप कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। दूसरा जो है, लोगों को भाप लेने और गिलोय का सेवन करने की जो सलाह दी जाती है, तो मतलब ये भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग हमें कुछ नहीं होगा, वो ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं और गले का इन्फेक्शन और कई तरह की परेशानियां उन्हें होती है, तो इस बारे में बताएं। नहीं, आपने सही कहा कि एंटीसेप्टिक तो ठीक है गार्गल, लेकिन जो काढ़ा और गिलोय का जो प्रिपरेशन आता है, कई एक तरह का बाज़ार में भी ये आजकल उपलब्ध है। ये तो पुरानी चीज़ है, आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज़ होते हैं, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन सावधानी ये रखना है कि इसका कंसंट्रेशन उचित होना चाहिए। अधिक सेवन करने से आपके शरीर पर ये नुकसान भी कर सकता है, खास करके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर ये असर कर सकता है और किन्हीं को तो डायरिया भी ये करा सकता है, पेट में मरोड़ा, गैस, ये सब भी करा सकता है। तो अधिक मात्रा में इसका लेना उचित नहीं है, 1 बार 2 बार ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं लेना चाहिए, हल्का मात्रा में लें, जो औषधि के रूप में उसको उपयोग करने से फ़ायदा होगा, ले सकते हैं। मेरा कहना है कि आप यूज़ करें, लेकिन सावधानी से करें और कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं लें, 1 बार या मैक्सिमम 2 बार ले सकते हैं। कंसंट्रेशन उचित होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। चूँकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उसके बारे में कोई गलत नहीं है, लेना चाहिए और फ़ायदा भी होता है, लेकिन ज़्यादा उपयोग होने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स देखा गया है, गैस बनने की समस्या होती है। स्टीम लेना बहुत अच्छा है। तो हमारा जो साइनस सिस्टम है उसकी बनावट ऐसी है कि नाक के नली के जहाँ से हवा प्रवेश करती है वहाँ टर्मिनेट्स है और बगल में साइनस सिस्टम है। तो साइनस सिस्टम को क्लीन करने के लिए, उसकी सूजन को कम करने के लिए स्टीम बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर डायरेक्ट स्टीम लें तो भी अच्छा है, नहीं तो उसमें कार्बोल एक तरह का दवा है जो आयुर्वेदिक ही है, उसमें बहुत से तेल मिलाए हुए हैं, कैम्फर ऑयल्स एंड, तो वो सारे वेपर के साथ मिल करके आपके नाक के रास्ते से साइनस सिस्टम में जाते हैं और वहाँ की जो सूजन बनने की प्रक्रिया हो रही है या सूजन आया हुआ है उसको निचोड़ करके, समझ लिए एक तरह से सारे पानी को बाहर कर देते हैं और आपको सांस खुल जाता है, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है और वो स्टीम जो है आपके गले को, साइनस को आराम पहुंचाता है। तो मैं आप सभी लोगों को ये सलाह दूँगा कि आप स्टीम 1 बार कम से कम रात में सोने के ठीक पहले लें। हाँ, स्टीम लेके बाहर नहीं निकलें, बाहर का मौसम का टेम्परेचर अगर कम है तो आपको नुकसान कर सकता है, गर्म ठंडा से एक्सपोजर का चांसेस आपको अधिक रहता है। तो स्टीम के बारे में ये सावधानी रखना है, रात में लें और 15 मिनट, 10 से 15 मिनट ज़रूर लें। मौसम बदल रहा है, सब हर एज ग्रुप के लोग इस मौसम में जो है खासकर परेशान रहते हैं, किसी को वायरल फीवर हो रहा है, सर्दी ज़ुकाम आम है, तो आप लोगों को घर में ही सुरक्षित रहने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, अभी तो बीमारी गई नहीं है, हो सकता है अभी कुछ कम हो, लेकिन कहीं कहीं दूसरे राज्यों में बीमारियां अभी 3rd स्टेज का दस्तक शुरू हुआ है, कुछ और भी बीमारियां आ रही हैं। तो कहना ये चाहते हैं कि अभी जो पेंडेमिक है ख़त्म नहीं हुआ है और हम सभी को पूरी सावधानी रखनी है और टीकाकरण कार्यक्रम भी तेज़ी से चल रहा है। अभी तक जितने लोग टीका लिए हैं तो हमें लगता है कि वो पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का 30% भी अभी नहीं हुआ है जिनको पूरे डोज पड़ गए हों। लेकिन अगर ये तेज़ी से, खास करके अब बच्चों के टीका आने वाले हैं अगले 1-2 महीने में, तो जब तक पूरे रूप से टीकाकरण नहीं हो जाता है तो हम सबों को पूरी सावधानी रखनी है। और सावधानी भी यही है कि आप मास्क पहनें, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जहाँ भी खड़े हों तो डिस्टेंसिंग मेंटेन करें,
जिसे हम फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हाथ को आप साबुन से या कोई भी डिटर्जेंट या कोई भी पदार्थ जिससे आपको धोना है उसको बराबर धोते रहें, ताकि ये जो इन्फेक्शन है ये आपको नहीं हो। और मास्क से आपको ये एयरबॉर्न डिजीज़ जो है मास्क से बच जाता है। बहुत तरह का वायरल इन्फेक्शन मास्क से बच जाता है। इवन ये जो आपका ब्लैक फंगस का आपने जो पूछा, वो भी एयरवे से ही जाता है अंदर, तो वो भी बचाव के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा ग्लव्स पहने, जिनको खेत में काम करना है, अभी खेती का टाइम है, तो पूरे तैयारी से जाएं, ग्लव्स पहने, पानी में ज़्यादा देर नहीं भीगें। अगर मान लिया आप पानी में भीग भी जाते हैं तो घर पर आकर कपड़ा तुरंत सुखा लें, बदल लें, बाल को सुखा लें, और गर्म पेय पदार्थ कोई भी जैसे कॉफ़ी, चाय या मान ली काढ़ा, जो भी आपको गर्म घर में मिल जाता हो उसका सेवन ज़रूर कर लें, ताकि आपका बॉडी तुरंत अडेप्ट कर जाए टेम्परेचर के हिसाब से। तो ये सावधानियां रखेंगे तो बीमारी नहीं होगी। और टीका ज़रूर लें। सभी लोगों को मैं ये अभी सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो आप लोग टीका लगवा लें। 1 डोज भी मिल जाए तो अच्छी बात है, 2 डोज हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन टीका ज़रूर लगवाएं। तो हम डॉक्टर पीके सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बताया कि इस बदलते मौसम में कैसे आप घर में रहकर ही खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और इस कोरोना के समय में ये जान सकते हैं कि आपको कोरोना से आप ग्रस्त हैं या फिर आप वायरल फीवर के शिकार हुए हैं। तो एक बार फिर हम डॉक्टर पीके सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्ते। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।